ज़ोमैटो को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए हुए 1 साल हो गया है और इन 1 साल में ये प्रॉब्ली एक ऐसी कंपनी है जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा की गई हो, सबसे ज़्यादा बातचीत की गई हो। वो हो सकता है इसके वैल्यूएशन को लेकर हो या कि ये प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, और ये भी है कि ये एक नया एज और न्यू एज बिजनेस है जिसका कोई कंपेरेबल नहीं है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में सेम चीज़ करती है। तो इसलिए जाहिर है कि बहुत सारी बातचीत रहती है इसके बारे में एंड कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहती है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ज़ोमैटो का सक्सेस या ज़ोमैटो की सफलता पूरे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहला कारण ये है कि ज़ोमैटो एक नए इंडिया की पहली डिजिटल कंपनी है इस तरह की जो पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो रही है। देखिए, अब 2015 से पहले लास्ट 10-20 साल में कुछ ऐसी डिजिटल कंपनीज रही है जिसने पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया है और सक्सेसफुली लिस्ट किया है। लेकिन ये कंपनीज थोड़ी छोटी थी साइज़ में, स्केल में, ज़ोमैटो से कंपेयर। ज़ोमैटो ने बहुत सारा टाइम एज अ प्राइवेट कंपनी स्पेंड किया जिसमें काफ़ी स्केल अचीव कर लिया था, और ये कंपनीज यूजुअली लॉस मेकिंग नहीं थी। सो ज़ोमैटो एक ऐसी पहली कंपनी है जो न्यू एज है, एक नई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बहुत हाई स्केल पर है, हज़ारों करोड़ का उनका रेवेन्यू है और लॉस मेकिंग है। अब अगर आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं। अब इन 130 करोड़ लोग में कुछ 70 करोड़ ऐसे हैं जो 70 से 80 करोड़ एक्चुअली, जिसके पास 3G या 4G डेटा कनेक्टिविटी है। और इंडिया दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट डिजिटाइजिंग नेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में सिर्फ 330 करोड़ लोग हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया का डिजिटल पोटेंशियल। अब डिजिटल इकोनॉमी में रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 साल में ऑलमोस्ट 10 करोड़ जॉब्स डिजिटल इकोनॉमीज में जनरेट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 10 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है डिजिटल इकोनॉमी में तो कई सारी कंपनी चाहिए होगी। ज़ोमैटो में 3-3.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इंक्लूडिंग पार्ट टाइम, फुल टाइम। तो अगर 10 करोड़ जॉब्स निकालने हैं अगले 10 साल में तो बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। इसलिए इंडिया के मार्केट के लिए, इंडिया के कस्टमर्स के लिए और इंडिया के जॉब सीकर्स के लिए ज़ोमैटो का होना सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर ज़ोमैटो सक्सेसफुल होगी तो बहुत सारी डिजिटल कंपनीज है जो हो सकता है सक्सेसफुल हो और इसलिए जॉब्स क्रिएट होंगे। अब सेकेंड रीज़न है कि अगर हम ज़ोमैटो को एक इंडियन स्टॉक मार्केट के एंगल से देखें तो आप जानते होंगे कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए बहुत यंग है। अब यूएस में अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ हुई है। आप तो जानते ही होंगे कि अमेज़ॉन है, एप्पल है, गूगल है। अब ये सारी कंपनीज़ बहुत बड़ी, इनफैक्ट यूएस और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से बन चुकी है। इसका मतलब है कि बहुत टर्नओवर रहता है कंपनी का, काफ़ी प्रॉफिट रहता है। और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ यूएस में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उनका एक खुद का इंडेक्स है जिसको बोलते हैं नैस्डैक। इंडिया में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पे हम सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं जो मोरलेस सारी कंपनीज कवर करते हैं। लेकिन यूएस में इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्टार्टअप्स बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट करती है, करोड़ों रुपए, करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपए प्रॉफिट करती है एवरी क्वार्टर। और हमारी कंपनियों को इंडिया में ये अभी प्रूव करना बाकी है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के एंगल से देखें तो हिस्टोरिकली दो तरीके हुए हैं एक किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन डिटरमिन करने के लिए। एक जिसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, इसमें आप कंपनी का प्राइस, वैल्यूएशन और उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। और दूसरा है डीसीएफ या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका मतलब कंपनी के आगे के 5-10 साल के प्रॉफिट और कैश फ्लो में जाते हैं और उसके हिसाब से एक वैल्यूएशन डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर ज़ोमैटो या ज़ोमैटो की तरह टेक्नोलॉजी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है तो प्राइस अर्निंग रेशियो गया, डीसीएफ रेशियो गया। तो इंडियन इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
वेदर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या नए इन्वेस्टर्स हो। अब ये सिर्फ दो तीन चीज़ें देख सकते हैं कि कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही है जो एक्चुअली प्रूवन नहीं है, और कितना बड़ा मार्केट साइज है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसी बेसिस पे उसको एक वैल्यूएशन और प्राइस दिया जाता है। अब ये इंडियन कंपनीज या इंडियन स्टार्टअप्स का सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ये समझे किस तरह इन कंपनीज को वैल्यू करना है और इन कंपनी से क्या पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल कौन प्रूव कर सकता है? जोमेटो। क्योंकि अगर जोमेटो अगर प्रॉफिटेबल हो गया, अपना बिजनेस मॉडल प्रूव कर गया और उसने ये दिखा दिया कि मेरा मार्केट साइज इतना बड़ा है और मैं इतना प्रॉफिट्स कमा सकता हूँ या सकती हूँ एज अ कंपनी, देन इंडियन स्टॉक मार्केट विल नो हाउ टू वैल्यू सच यंग टेक स्टार्टअप्स। अब दोस्तों एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जोमेटो एक सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बट एक लॉस मेकिंग B2C कंपनी है। इसका मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अब लॉस मेकिंग B2C कंपनी में प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में कुछ कारणों की वजह से एक B2C बिजनेस बहुत टफ है। देखिए, B2C बिजनेस जो है उसमें एक आरपू जिसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र या पर यूनिट बहुत कम है। इसका मतलब कि कस्टमर जो स्पेंड करता है एक सर्विस या प्रोडक्ट में वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप यूएस में देखें तो अमेज़ॉन प्राइम के लिए जो कंज्यूमर है वहाँ पर वो ऑलमोस्ट 350-400 रुपये पर मंथ खर्च करता है, और इंडिया में आपको 1000 रुपये साल का खर्चा करना पड़ता है अमेज़ॉन प्राइम के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया कि कस्टमर्स कन्वीनियंस के लिए पे नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स सर्विस के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और आपको अपने मार्जिन्स अपने बिजनेस सप्लायर से कमाने पड़ते हैं। थर्ड ये है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि जो हर आदमी हर व्यक्ति कमाता है इस देश में और उसका एवरेज कर देते हैं। तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश से भी कम है, और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह डेवलप्ड इकोनॉमी से तो ऑलमोस्ट 1/4 1/5 है। अब पर कैपिटा इनकम कम होने में एक कंस्ट्रेंट ये हो जाता है कि कंज्यूमर का सिर्फ हैसियत की बात नहीं है बट एक माइंडसेट की भी बात है। अगर कंज्यूमर को लगता है मेरे को सेम डिलीवरी 2 दिन में मिल जाएगी तो मैं क्यों खर्चा करूँ 100 रुपये या 50 रुपये हर महीना डिलीवरी जल्दी करने के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि B2C बिजनेस जो है वो बहुत स्मॉल मार्जिन के बिजनेस है इंडिया में। अब ये ऑब्वियस पॉइंट है क्योंकि अगर ARPU कम है तो मार्जिन भी स्मॉल होगा, तो आपको उसी स्मॉल मार्जिन में अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और जोमेटो के केस में एक बहुत ही हाई कंपटीशन है जो काफ़ी पैसे खर्चा करता है, काफ़ी पैसे रेस करे हुए हैं, और कंपटीशन का नाम है स्विगी। तो जब स्विगी और जोमेटो सेम कस्टमर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनको ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ते हैं डिस्काउंटिंग में और कस्टमर एक्विजिशन में। तो ये एक प्रॉब्लम रही है इनहेरेंटली इंडिया के B2C बिजनेसेस में से, एंड तभी बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, क्योंकि इंडिया में लोग इतने हैं, लेकिन वो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं है। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें तो 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, एवरेज एज है 29 ईयर्स, एवरेज एज या मीडियन एज मान लीजिए इसको, और ये सब जेन जी या मिलेनियल्स हैं। तो मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है, और ये सारे कंज्यूमर जो आगे जाके और कस्टमर्स बनेंगे और स्पेंडिंग कस्टमर्स बनेंगे, ये सारे यंग हैं, इनको सब टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है। तो अगर जोमेटो ने ये प्रूव कर लिया कि वो B2C स्पेस में एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना सकती है डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स, देन मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। एंड सिमिलरली बहुत सारे स्टार्टअप्स को गोइंग अहेड ये अपॉर्चुनिटी और ये चांस इन्वेस्टर्स देंगे कि अपना बिजनेस मॉडल आप प्रूव कर लो, और मार्केट अगर बड़ा है तो आप एक बड़ी कंपनी बन सकते हो। अब चौथा पॉइंट ये है कि अब मार्केट साइज एक तरफ है, पोटेंशियल एक तरफ है, हाई ग्रोथ कंपनी एक तरफ है, लेकिन कंपनी को फ्रॉम अ पब्लिक मार्केट लेंस ये दिखाना पड़ेगा कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, टॉप लाइन नंबर्स, और ओवर टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कम हो रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इम्पेशेंट मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट कैन नॉट गिव यू 10-15 ईयर्स लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन। यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं वो आप सच बोल रहे हैं। लेकिन अब जोमेटो के नंबर्स देखे जाए फर्स्ट क्वार्टर के, जो इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें बड़ा क्लियरली एक साइन ये दिख रहा है कि रेवेन्यू हैज़ गॉन अप।
बाय अबाउट 10 to 20%। तो रेवेन्यू हो गया है 1800 करोड़ का, और लॉस जो यहाँ 150 करोड़ दिखा रहा है, हो सकता है बहुत लगे, लेकिन अगर आप जोमेटो के एंगल से देखें तो 2-3 साल पहले ये 150 करोड़ लॉस ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस कर रहे थे। अब ये 3 महीने का लॉस हो गया है, तो क्लियरली लॉस ओवर द लास्ट 1 ईयर हैज़ कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 60%। इसमें से अगर आप सिर्फ फूड बिजनेस को देखें, फूड डिलीवरी बिजनेस को, तो रेवेन्यू है 1470 करोड़, एंड ये बिजनेस ब्रेक इवन हो गया है। इसका मतलब इस बिजनेस पे कोई लॉस नहीं है। जोमेटो बहुत टाइम से ये बोल रही है कि फूड डिलीवरी बिजनेस विल वेरी सून ब्रेक इवन, एंड उन्होंने फाइनली ये अपने नंबर्स में दिखा दिया है। इसके बावजूद अगर देखें तो जोमेटो के पास बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं। हाइपर प्योर जो B2B में है, उनका एक एडवर्टाइजिंग एंड डाइनिंग का बिजनेस है जो अबाउट 70 करोड़ का रेवेन्यू करता है, और ब्लिंकिट का एक्विजिशन जो अभी इन्होंने किया है, जो पहले ग्रोफर्स करके कंपनी थी। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी है, जैसे एक कंपनी है शिप रॉकेट। तो जोमेटो के पास बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, एंड ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी बिजनेस नहीं है। अगर हम इसको एक यूज़र एंगल से भी देखें तो ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ यूज़र्स हैं जिन्होंने ऑन अ मंथली बेसिस डिलीवरी प्लेस करी है। इनका जो डिलीवरी बॉय नेटवर्क है ये ऑलमोस्ट 3,20,000 हो गया है, एंड रेस्टोरेंट्स 2 लाख से ऊपर है। तो सारे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी बॉयज़, रेस्टोरेंट्स, यूज़र्स, रेवेन्यू, लॉस, इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर, एंड इसलिए काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है जोमेटो के बिजनेस पे। इनफैक्ट अगर आप जोमेटो का कैश बैलेंस देखें तो ऑलमोस्ट 11,400 करोड़ का इनके पास कैश पता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इनको, अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाए तो इनको आगे और पैसा रेस करने की ज़रूरत नहीं हो इन्वेस्टर्स से। इस तरह के नंबर्स और बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी एक बहुत हाई पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करती है। अब एक पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स को एग्जिट कैसे मिलता है। इसके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि VC इन्वेस्टमेंट्स या वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। VC जैसा आप जानते हैं वो एक इन्वेस्टर होता है जो किसी और से पैसा लेता है और वो आपको एक हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट करके देता है। तो वेरी सिंपल मॉडल है कि ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर हो गया, जैसे मान लीजिए सिक्वोया, टाइगर ग्लोबल, एक्सेल, बहुत सारे नाम हैं। ये उठाते हैं पैसा उनके इन्वेस्टर्स से जो बहुत बड़े फैमिलीज हो सकते हैं, इंडाउमेंट्स, फंड्स, बेसिकली ऐसी एंटिटी जिसके पास बहुत सारा पैसा कैश रखा हो। ये लोग अपना पैसा VCs को देंगे, जो पैसा स्टार्टअप्स में लगाएंगे, और ये स्टार्टअप्स में लगाते हैं पैसा अप्रॉक्सीमेटली एक 10 साल के लिए। कुछ कंपनीज जल्दी रिटर्न देती है, कुछ ज़्यादा लंबा लगाती है। तो अब जैसे ये स्टार्टअप्स बड़ी होती है, ग्रो करती है, और इनका प्रॉफिट बढ़ता है या एक्विजिशन होता है, ये स्टार्टअप्स पैसा VC को वापस उठाती है प्रॉफिट के साथ, और VC फिर अपने प्रॉफिट के साथ LP को ये पैसा वापस उठाता है। तो ये वेरी सिंपल एक VC का बिजनेस है, किस तरह फ्लो होता है। अब जोमेटो के केस में देखें तो जोमेटो ने ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन या 15 से 20 हज़ार करोड़ VCs और इस तरह के इन्वेस्टर्स से पब्लिक जाने के पहले उठाया हुआ था। अब आप ये मान के चलिए कि 15-16 हज़ार करोड़ रुपए एक VC को अपने इन्वेस्टर को वापस करने हैं। तो जब तक जोमेटो सक्सेसफुल होकर ये वापस नहीं करेगा तो VC भी वापस नहीं कर पाएगा, और उसको फिर पैसे नहीं मिलेंगे अपने इन्वेस्टर से और इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब स्टार्टअप्स कम हो जाएगी, स्टार्टअप की फंडिंग कम हो जाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप्स देखें तो फ्लिपकार्ट के एंगल से, फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारी कंपनियां लॉन्च करी है, उड़ान, फ़ोनपे। सिमिलरली जोमेटो के एक्स एम्प्लॉयज़ ने कंपनीज लॉन्च करी है, ओला, बायजूस, सब में ये सक्सेसफुल स्टोरी है। अब अगर VCs को अपना पैसा रिटर्न के साथ मिलेगा तो वो और पैसा डालेंगे, इसका मतलब और स्टार्टअप्स होंगी, इसका मतलब ज़्यादा जॉब्स होंगे, इसका मतलब और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। छठा पॉइंट ये है कि जोमेटो का सक्सेस एक मार्केट प्लेस मॉडल का सक्सेस है। अब बिफोर हम ये समझे कि क्यों ऐसा है, जोमेटो एक मार्केट प्लेस क्यों है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है। अब जोमेटो के एक साइड में रेस्टोरेंट्स है जो हमने बताया था कि 2.09 लाख्स है। जोमेटो के दूसरे साइड में कस्टमर्स है जो अबाउट 1.7 करोड़ है। और जोमेटो का सिर्फ एक काम है, वो
इन कस्टमर्स को इन रेस्टोरेंट्स का खाना डिलीवर करता है और दूसरे अदर प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। अब कैसे करता है? एक डिलीवरी बॉयज़ हो गए ज़ोमैटो के पास, ये अबाउट 3.19 लैक्स है। तो ये ज़ोमैटो का एक पूरा मार्केट प्लेस इकोसिस्टम है। इस मार्केट प्लेस में ज़ोमैटो फंक्शन करता है। अब मार्केट प्लेस के कुछ की एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज ये है कि मार्केट प्लेस में कोई कैपेक्स नहीं होता। इसका मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई लैंड, ज़मीन जैसे फैक्ट्री लगाने में होता है, वो सब कोई नहीं है। रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट लगाने में एक रेंट पे करना पड़ेगा या फिक्स्ड एसेट्स करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा किचन में। ज़ोमैटो का ये सब कोई खर्चा नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी स्केल कर सकता है। इन जनरल ये एक हाई स्केल बिजनेस होता है एंड ये बिजनेस एक स्केल बहुत जल्दी अटेन कर लेता है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये एक लो मार्जिन मॉडल है क्योंकि इसमें आपका एक इनेबलिंग का जॉब है। आपको ये काम है कि आप किसी और को और काम कैसे लेकर आएंगे, किसी रेस्टोरेंट को, किसी फैक्ट्री को। तो जाहिर है कि ये एक लो मार्जिन बिजनेस होगा जिससे जो आपके वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको एडवांटेज होता है। और इसमें कोई मिडल मैन नहीं है। तो मिडल मैन नहीं है इसका मतलब ज़ोमैटो सीधा रेस्टोरेंट से कंज्यूमर को देता है, तो उसका जो कॉस्ट है, सिर्फ जो ज़ोमैटो का कॉस्ट है वो ही यहाँ पर आएगा। तो ज़ोमैटो का सक्सेसफुल होना का मतलब ये है कि ये पूरा एक जो गिग इकोनॉमी और जो एक मार्केट प्लेस मॉडल है वो सक्सेसफुल हो गया। बिकॉज मार्केट प्लेस मॉडल के सक्सेस का मतलब ये है कि बहुत सारे और मार्केट प्लेस आ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम जिस तरह ओला, उबर एक गिग इकोनॉमी मॉडल बन गया है, इसका मतलब ये कि किसी को वहाँ पे जॉब नहीं लेना होता है, लेकिन आपको, आपके पास अगर गाड़ी है तो आप उनका ऐप डाउनलोड करके, रजिस्टर करके आप गाड़ी चला सकते हैं। तो इन अ वे आप एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन गए। ये मॉडल बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए क्योंकि एक मार्केट प्लेस इस गिग इकोनॉमी मॉडल, वेदर इट इज़ फॉर डिलीवरी बॉयज़, वेदर इट इज़ फॉर कैब ड्राइवर्स, इसकी वजह से ही सक्सीड होता है। तो ज़ोमैटो अगर ये प्रूव कर दे कि उनका मार्केट प्लेस मॉडल सक्सेसफुल है, इसका मतलब मार्केट प्लेस और गिग इकोनॉमी मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है जो बहुत सारी स्टार्टअप्स अप्लाई कर रही है अपने बिजनेस पे। अब ज़ोमैटो एक बहुत एथिकल और कॉन्शियंस के साथ काम करने वाली कंपनी है। ये एक ट्रू मार्केट प्लेस है जिसमें कोई क्लाउड किचन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके खुद के कोई रेस्टोरेंट्स है या खुद का इन्होंने किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसको ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने मार्जिन इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पे कोई प्राइवेट लेबलिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपना खुद का खाना, जैसे आज आप देख लीजिए स्विगी में बोल कंपनी है, वैसे यहाँ पर कोई प्राइवेट लेबल नहीं है, तो खुद के खाना नहीं डिलीवर करते। अगेन अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ ये कम्पीट नहीं करते हैं। एंड इनके पास ऑल्सो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका नाम है फीडिंग इंडिया, और ये दिन के 2 लाख मील्स डिलीवर करते हैं ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का ये स्केल है, इवन फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगल। बिसाइड्स दिस, ज़ोमैटो एक डाइवर्सिटी में बहुत बिलीव करती है। अगर आप इनके नंबर्स देखें तो इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी की एसेंशली रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें 50% फीमेल पार्टिसिपेशन है। और इनके जो टॉप 25 एम्प्लॉयज़ है, अगेन उसमें 40% फीमेल पार्टिसिपेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ोमैटो शुरू से एक बहुत कॉन्शियस और एक बहुत कैपिटलिज्म विद अ कॉन्शियंस का एक अप्रोच लेके उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, कंपनी स्केल करी है। और फ्रॉम एन एथिक्स एंगल ये बहुत एक अच्छा साइन होगा दूसरी स्टार्टअप्स के लिए कि अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक रखे, अपने एथिकली बिजनेस करे, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए अपनी एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लास्ट पॉइंट हो सकता है सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ज़ोमैटो का सक्सेस एक मिडिल क्लास इंडिया का सक्सेस है, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया में जो भी सक्सेसफुल या वेल्दी या प्रॉस्परस या अमीर लोग रहे हैं वो वेल्दी फैमिलीज से ज़्यादातर आते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि उनको अनफेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको बिजनेसेस शुरू करने के लिए, चलाने के लिए बहुत कैपिटल मिलता है, एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट, एक ग्रोथ माइंडसेट मिलता है। और बाकी जो लोग रहते हैं वो उनका एक एस्पिरेशन सिर्फ जॉब करने का रह जाता है। अब ज़ोमैटो की अगर आप स्टोरी देखें
तो वो एक मैराथन रही है, एक कांस्टेंट हसल, एक बहुत तकलीफ की कहानी रही है। उन्होंने शुरू किया था 2008 में एज अ फूड स्कैनिंग ऐप, जिसमें वो फूडी बे के नाम पे कंपनी थी, उससे वो जाके रेस्टोरेंट का स्कैन करते थे और वेबसाइट पे डालते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स अपना शुरू किया। ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार करोड़ रुपए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रेस करे, जो बहुत बहुत मुश्किल काम है, और 1 लाख करोड़ ऊपर का आईपीओ भी किया। तो अगर आप ट्रूली देखें तो जो फाउंडर्स एक बहुत एवरेज बैकग्राउंड से आए थे, एवरेज फैमिली से आए थे, उन्होंने इतना बड़ा एंटरप्राइज क्रिएट कर लिया और इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी की ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ये एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है फॉर इंडिया, इन विच 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर और मिडिल क्लास। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत अमीर बैकग्राउंड से हो, आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी चला सकते हैं और अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस ब्रीड सक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर जोमेटो की तरह कोई सक्सेसफुल कंपनी बना सकता है, तो आप भी एक सक्सेसफुल कंपनी बना के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।